Hello students. So we have discussed about gradient of a scalar field function. Now some geometrical significance of or geometrical applications of this gradient of scalar field function. Firstly, let us define the level surface. A level surface is given by phi x y z is equal to c, or you can say at all the points of the surface x y z the function phi has the same value c or the same level c. So this is called the level surface. Now first geometrical application is del phi is normal to the surface. कि जो ग्रेडियंट था हमारे पास स्केलर फील्ड फंक्शन का, दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू दिस लेवल सरफेस फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी. Let us given an arbitrary surface phi x y z is equal to c with reference to a point. ठीक है. Let us consider two neighboring points on this surface, say p and q, with position vectors r and r plus del r. Accordingly, this pq on the surface will be del r by the triangle law of vector addition. This is some r, this is some r plus del r. So vector pq will be position vector of q minus position vector of p, that is vector del r. एक ज्योमेट्रिकल एक्सियम हमने पढ़ा था कि व्हेन q अप्रोचेस टू p, जब q क्या करेगा, बहुत नज़दीक हो जाएगा p के, देन दिस कर्व ऑन द सरफेस पी क्यू. ठीक है, p से q की तरफ हम मूव कर रहे हैं ऑन द गिवन सरफेस. अब ये सरफेस के दो पॉइंट्स हैं, तो कर्व ऑन सरफेस पी क्यू, यानी हम बात करें आर्क पी क्यू की. ठीक है, हम बात करें कॉर्ड पी क्यू की, सॉरी दैट इज द आर्क पी क्यू, दैट इज द कॉर्ड पी क्यू गिवन बाय द वेक्टर पी क्यू, एंड द टेंजेंट एट पी. हमने पढ़ा था कि किसी भी कर्व को एज अ होल देखेंगे तो हमें वो कर्व दिखाई देगा, उसको हम ब्रेक कर देंगे इस तरह से पार्ट में, तो वो कर्व क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा. और इसी प्रोसेस को अगर हम इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट कर देंगे तो एक ऐसा छोटा सेगमेंट ऑफ द कर्व हमें मिल जाएगा जो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा. और स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें तो दैट इज़ आल्सो द कॉर्ड ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स. तो व्हेन एवर क्यू इज अप्रोचिंग टू पी इन दिस लिमिटिंग पोजिशन, दिस curve PQ on the surface or arc PQ or the chord PQ or the tangent at P coincides. ठीक है, तो किसी एक से हम दूसरे की डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं. तो जिस तरह से हमने कर्व इन स्पेसेस के लिए टेंजेंट वेक्टर निकाला था, उसी तरह से यहाँ अगर बात करें टेंजेंट वेक्टर की, तो टेंजेंट वेक्टर एट P can be determined by the direction of the either arc PQ or chord PQ. अगर chord PQ की बात करें, that is given by del r. So the tangent vector to the surface at point P is given by del r. Or in the limiting position, whenever this change is quite small, that is limit q tends to p, this changes to differential operator dr. की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस में चेंज हो जाते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर में, whenever these changes are quite small. ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था कि del phi is normal to the surface. नॉर्मल टू दी सरफेस की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी वेक्टर को या किसी भी लाइन को हम नॉर्मल टू दी सरफेस कहेंगे अगर उस पॉइंट के थ्रू हम कोई भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, दैट वेक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू ऑल दीज टेंजेंट लाइंस. ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जो लॉकस ऑफ टेंजेंट लाइंस है, दैट इज़ द टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट टू द सरफेस, उसके जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस. तो अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि del phi इज़ नॉर्मल टू आवर टेंजेंशियल वेक्टर, अगर हम ये प्रूव कर दें कि del phi हमारे
टेंजेंशियल वेक्टर के नॉर्मल है, इसका मतलब वो हमारे गिवन सरफेस के भी नॉर्मल है उस पॉइंट के ऊपर। तो हमें ये प्रूव करना है कि del phi डॉट dr इज इक्वल टू 0 सिंस dr इज टेंजेंशियल टू द सरफेस एंड इफ del phi इज ऑर्थोगोनल टू dr, ऑर्थोगोनल का मतलब वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे विद द वेक्टर, तो इसका मतलब del phi हमारे टेंजेंट वेक्टर के ऑर्थोगोनल है, और टेंजेंट वेक्टर के ऑर्थोगोनल हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर। तो हमें मैथमेटिकली ये प्रूव करना है कि del phi डॉट dr इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ dr, सिंस r इज गिवन एज x I कैप y j कैप प्लस z k कैप, वी आर गिवन अ लेवल सरफेस phi x y z इज इक्वल टू c, ये हमें गिवन है पहले से। ठीक है, r एज ए पोजीशन वेक्टर, वो किसी भी पॉइंट ऑफ द सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है एज x I कैप y j कैप एंड z k कैप। तो अगर हम dr की बात करें, dr टोटल डिफरेंशियल r क्या आएगा, करली r बाई करली x, इसको हमने x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो i कैप इंटू डी एक्स। ध्यान हो तो टोटल डिफरेंशियल मैंने बताया था कि डी आर या किसी भी फंक्शन के लिए अगर बात करें कि u अगर फंक्शन है x y और z का, देन डी यू विल बी करली u बाई करली x, कि u x के विद रिस्पेक्ट किस तरह से चेंज हो रहा है इंटू डी एक्स, प्लस करली u बाई करली y डी वाई एंड करली u बाई करली z डी z। तो उसी तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टोटली किसको, r को, डी आर करली r बाई करली x, इसको x के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, i कैप इंटू डी एक्स। इसी तरह से प्लस j कैप इंटू डी वाई, इसको हमने z के विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया तो z का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू के कैप, ये दोनों पार्ट 0, तो ओनली के कैप इंटू डी z। सो डी आर इज गिवन बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इन सारी रिलेशंस का हम यूज़ करेंगे, से दिस इज़ 1। ठीक है, इसी तरह से del phi हमारे पास क्या था, del phi इज़ करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, ग्रेडियंट निकाला था हमने, करली फाई बाई करली वाई जे कैप एंड करली फाई बाई करली जेड के कैप। ठीक है, से दिस इज़ 2। अब हमारे पास सारे रिलेशंस अवेलेबल हैं, ये हमारा गिवन सरफेस है फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। हमें ये प्रूव करना है कि del phi डॉट डी आर इज इक्वल टू 0 वेयर डी आर इज गिवन बाई दिस एंड del phi इज गिवन बाई दिस। ठीक है, तो हम इस लेवल सरफेस को लेके चलते हैं, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। ये अपने आप में किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो हम इसको दोनों तरफ क्या कर देते हैं, कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी फाई विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि सी हमारे पास कांस्टेंट है, और डी फाई, फाई फंक्शन है एक्स वाई और जेड का, जिस तरह से हमने यू की बात की थी, तो ये क्या आएगा, करली फाई बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली फाई बाई करली वाई डी वाई प्लस करली फाई बाई करली जेड डी जेड। डी फाई टोटल डिफरेंशियल ऑफ फाई, करली फाई बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली फाई बाई करली वाई डी वाई प्लस करली फाई बाई करली जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, and this can be written as product of two vectors curly phi by curly x I cap plus curly phi by curly y j cap plus curly phi by curly z k cap dot product with dx I cap dy j cap plus dz k cap. Now using 1 and 2, this dx I cap dy j cap dz k cap is dr and dr is tangential to the surface. dr हमारे पास क्या था, tangential to the surface। इसी तरह से करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, करली फाई बाई करली वाई जे कैप एंड करली फाई बाई करली जेड के कैप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल आर। सो डी फाई डॉट डेल आर इज इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करना था। सो दिस डेल फाई, सो डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। नाउ डी आर इज टेंजेंशियल टू दी सरफेस, और कोई भी वेक्टर अगर हमारे टेंजेंशियल वेक्टर के ऑर्थोगोनल है तो दैट विल बी अलोंग दी नॉर्मल। सो डेल फाई इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस। इसका अगर पर्टिकुलर एग्जांपल की हम बात करें तो मान लीजिए जिस तरह से आप नॉर्मल वेक्टर निकालते थे यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर कि हमें कोई स्फीयर गिवन है सेंटर्ड एट ओरिजिन,
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू सम 1। ठीक है, ये यूनिट स्फीयर हमें गिवन है, सेंटर्ड एट ओरिजिन। इसके किसी पॉइंट के ऊपर अगर हमें क्या निकालना है, से 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3, इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो आप जो भी मेथड लगाते थे अब हम यहाँ वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ कर सकते हैं। डेल फाई का हमारे पास ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है कि डेल फाई इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू दी गिवन सरफेस फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। तो अगर इसको हम अपना फाई एज्यूम कर लें एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन डेल फाई विल बी नॉर्मल टू दी गिवन सरफेस एंड डेल फाई इज करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप। फाई को x के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज 2x आई कैप 2y जे कैप और इसी तरह से 2z के कैप। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर बात करें तो 2/√3 आई कैप प्लस 2/√3 जे कैप एंड 2/3 रूट के कैप। दिस रिप्रेजेंट्स दी नॉर्मल वेक्टर टू दी गिवन सरफेस एट दिस पॉइंट। ठीक है, कि उस स्फीयर के इस पॉइंट के ऊपर दिस determined vector will represent the normal vector। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट एक टर्म हमें गिवन है, दैट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। जब हम कर्व्स की बात कर रहे थे, पहले भी हमने स्टेट किया था कि कर्व क्या है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक सिंगल पैरामीटर टी के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अगर सिंगल पैरामीटर है तो चेंज भी हमारे पास किसकी टर्म्स में होंगे, एक सिंगल पैरामीटर की टर्म्स में होंगे। तो जब चेंज हमारे पास क्या है, एक ही पैरामीटर में या एक ही डायरेक्शन के अलोंग है, तो हमने उनको सिंपली क्या कहा था, डेरिवेटिव्स। नाउ द टर्म डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कि जब भी हमारे पास आर क्या है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन है। ठीक है, अगर वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो वो स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब किसी पॉइंट से हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ले सकते हैं। कि एट दिस पॉइंट P हम Q की कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6, क्योंकि हमने जो डेरिवेटिव था वो इसी टर्म्स में निकाला था कि ट्रांसफॉर्म वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कि x के अंदर अगर या t के अंदर स्लाइड सा चेंज करें तो दो पॉइंट्स हमने लिए थे, p एट पॉइंट t एंड q एट पॉइंट t प्लस डेल t। ठीक है, तो जो हमारे फंक्शन की वैल्यू थी एट q, दैट इज f t प्लस डेल t माइनस एफ टी डिवाइडेड बाई t प्लस डेल t माइनस t, ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी। लेकिन तब सिर्फ हमारे पास एक पैरामीटर की टर्म्स में हम इसको चेंज कर सकते थे। लेकिन बीइंग ऑन दी सरफेस, क्योंकि कर्व के ऊपर हम क्या कर सकते थे, या तो वो इंक्रीमेंट गिवन है या डिक्रीमेंट गिवन है, किसी और डायरेक्शन में हम मूव नहीं कर सकते थे। ठीक है, और ये जो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कह रहे हैं ये सिर्फ प्लस और माइनस साइन से यहाँ डिफाइन हो सकता था। ठीक है, कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो नेगेटिव साइन, ठीक है, अगर इंक्रीमेंट ले रहे हैं तो वो आपका पॉजिटिव साइन ऑफ द डेरिवेटिव। लेकिन ऑन अ सरफेस, यानी जब आर क्या है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो वो एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, और सरफेस के अंदर ये चेंज हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी वेज इन विच वी कैन चेंज पी ऑन द गिवन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ टर्म आई डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द independent variable but in a particular direction, in the direction of q1, in the direction of q2 and in the direction of q3। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन स्पेसिफिक है। अब q क्या है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर है, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन अब भी वही रहेगी कि फाई एट दिस पॉइंट q, ठीक है, जिस तरह से हमने q को लिया था t प्लस डेल टी, माइनस फाई एट पॉइंट p डिवाइडेड बाई कि p से q तक हम कितना चेंज किए,
दैट इज वेक्टर पी क्यू, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव गिवन बाय लिमिट q इज टेंडिंग टू p phi q माइनस phi p डिवाइडेड बाई p, ठीक है। इसी को अगर हम इस तरह से एक्सप्रेस करें कि हमारा फाई किस तरह से चेंज हो रहा है, ये किसकी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन फाई, लेकिन चेंज अब किसकी डायरेक्शन में है, क्यू की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर हम इस आर्क सेगमेंट को किसी एक फिक्स पॉइंट ऑन दी सरफेस से मेजर करें, से ओ डैश से, ठीक है, अब हम पोजीशन वेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं। से ओ डैश पी इज़ गिवन बाई एस and this O dash Q is given by S plus del S, ठीक है, such that this arc length PQ is given by del S, ठीक है। Then this rate of change of phi with respect to change in this arc length, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चेंज कंसिडर किया है किसकी टर्म्स में, आर्क लेंथ की टर्म्स में, कि P पॉइंट की किसी एक फिक्स पॉइंट से आर्क लेंथ क्या है S, और Q की किसी एक फिक्स पॉइंट से आर्क लेंथ क्या है S प्लस डेल एस, ठीक है, सच दैट पी क्यू इज गिवन बाई डेल एस। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फाई अलॉन्ग दिस चेंज डेल एस इज गिवन बाई डेल फाई बाई डेल एस, और वेन एवर क्यू इज अप्रोचिंग टू पी, क्यू जब पी के बहुत नज़दीक आ जाएगा तो डेल एस किसको टेंड करेगा, ज़ीरो को टेंड करेगा। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज डी फाई बाई डी एस। लेकिन यहाँ ये जो डेल एस सेगमेंट है ये फिक्स्ड है, वो किसके अलोंग है, किसी एक पॉइंट क्यू के अलोंग, ठीक है। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिनोटेड बाय डी फाई बाई डी एस एंड इज गिवन बाय फाई क्यू माइनस फाई पी बाई पी क्यू। now कुछ रिजल्ट्स हमें गिवन है ऑन दीज डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो भी एक तरह से ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ही है हमारे ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड फंक्शन का, कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड फंक्शन, ठीक है। मान लीजिए हमें कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन गिवन है फाई, ठीक है, किसी पॉइंट पी के ऊपर द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देखिए इसको ज्योमेट्रिकली भी समझिए और साथ के साथ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी। इस पॉइंट P के ऊपर, ये हमें फाई गिवन है, इस पॉइंट P के ऊपर हमें क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन अब डायरेक्शन हमें बता दी कि P के अंदर आपको चेंज किसके अलोंग करना है, किसी एक वेक्टर A के अलोंग करना है, ठीक है। सिर्फ इसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, चेंज कंसिडर करना है। वैसे तो हम Q को कहीं भी ले सकते थे किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ जो टेंजेंट वेक्टर होगा PQ के अलोंग, या जो कॉर्ड PQ होगी, दैट विल बी अलोंग अ गिवन वेक्टर A। तो क्या कह रहा है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर ए, ठीक है। तो ये चेंज पी क्यू अब भी क्या है, डेल एस है, इज गिवन बाई डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए। देखिए अब हमारे ग्रेडियंट का यूज़ आया कि किसी एक गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव क्या है, रेट चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन दी वेरिएबल, ठीक है। कि एस में अगर चेंज कर रहे हैं, यानी आर्क सेगमेंट के अंदर अगर हम चेंज कर रहे हैं, आर्क के अलोंग अगर हम मूव कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है, इज गिवन बाई द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड फंक्शन डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है। ये अब हम प्रूव करेंगे। और अब जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कोई डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछेगा इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस गिवन स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए आप ग्रेडियंट निकालेंगे और उस वेक्टर के अलोंग ही हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अब ये सिंपल से वेक्टर ऑपरेशंस हैं, डेल फाई हमने निकाला, यूनिट वेक्टर हमने निकाला, और उन दोनों को क्या कर दिया, स्केलरली मल्टीप्लाई कर दिया। पर उससे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि जो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, डेल फाई डॉट ए कैप। डी phi by ds directional derivative is given by del phi dot a cap.
लेट Q बी अ नेबरिंग पॉइंट ऑफ P ऑन द गिवन सरफेस। Q कोई भी क्या है, नज़दीकी पॉइंट है। हम इसको अपार्ट सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि क्लियर हमें दिखाई दे जाए। Q कोई भी नेबरिंग पॉइंट है P सच दैट LM आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन PQ। इस PQ को हमने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लिया सच दैट LMN आर दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज हमने डिस्कस किए थे पहले कुछ लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरह से डायरेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट करते हैं इन दी स्पेस। ठीक है, वैसे ये कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा है सच दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड Li कैप प्लस Mj कैप एंड Nk कैप इज द डायरेक्शन ऑफ PQ। तो Q को, क्योंकि हमने PQ को इस बार किसके अलोंग लिया है, वेक्टर A के अलोंग लिया है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें निकालना है। P से चेंज किसकी डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, वेक्टर A की डायरेक्शन में। ठीक है, तो LMN आर आल्सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर A। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर A की अगर बात करें, बीइंग डायरेक्शन कोसाइंस देयर मैग्नीट्यूड विल बी 1 Mj कैप प्लस Nk कैप। मेन आपकी ये सारी कंसिडरेशन ही है। हमें क्या प्रूव करना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन फाई और रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन सरफेस। ठीक है, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो हमने चेंज किसकी डायरेक्शन में लिया, इसी वेक्टर ए की डायरेक्शन में लिया। तो जो हमारे पी क्यू के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दोनों क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो एक यूनिट वेक्टर ए की अगर बात करें सच, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज़ 1 और इसकी डायरेक्शन क्या है, वेक्टर ए के अलोंग है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए इज़ गिवन बाई Li कैप प्लस Mj कैप प्लस Nk कैप। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट Pxyz के ऊपर, ठीक है, हमने एक नेबरिंग पॉइंट लिया Q। तो Q में भी क्या होगा, स्लाइड सा चेंज होगा, x के अंदर स्लाइड सा चेंज होगा, y के अंदर वो स्लाइड सा चेंज होगा, z के अंदर इज़ गिवन बाई, उसको हम किसकी डायरेक्शन में ले रहे हैं, लेट पी क्यू इज़ गिवन बाई डेल एस, कि टोटल चेंज तो क्या है, डेल एस है। देखिए इस बात को समझिए आप, कि अगर हम ये कह दें कि हमारा जो टोटल चेंज है, मैं प्लेन में आपको समझाता हूँ, आप इसको स्पेस में एक्सटेंड करना, कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, डेल एस, दिस इज़ द नेट चेंज, कि P से Q तक जब हम गए तो नेट चेंज कितना हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, इज़ गिवन बाई डेल एस। लेकिन अगर इसके सिर्फ x कोऑर्डिनेट की आप बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होगा, डेल एस कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ अगर थीटा की बात करें तो ये जो लाइन PQ है ये हमारे x एक्सिस के साथ क्या एंगल फॉर्म करती है, से अल्फा एंगल फॉर्म करती है, से अल्फा एंगल फॉर्म करती है। देन कॉस ऑफ अल्फा इज द डायरेक्शन कोसाइन एंड इज गिवन बाई L। मेरी बात को समझे, कि अगर ये हमारे एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म करती है तो पी क्यू के डायरेक्शन कोसाइंस हमने क्या लिए हैं, L M N N, तो कॉस ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, L। और डेल एस का कंपोनेंट x की डायरेक्शन में, डेल एस का कंपोनेंट x की डायरेक्शन में, यानी x में कितना चेंज हुआ, अगर इस चेंज को हम डेल एस ले रहे हैं तो सिर्फ x डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो क्या है, नेट चेंज, किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ x डायरेक्शन में, इज गिवन बाई डेल एस कोस अल्फा एंड कोस अल्फा इज L। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल एस कोस अल्फा दैट इज L डेल एस। इसी तरह से y प्लस m डेल एस, क्योंकि वहाँ कॉस ऑफ बीटा क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो लाइन है ये y एक्सिस के साथ क्या एंगल फॉर्म करती है, बीटा एंगल फॉर्म करती है। तो y के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डेल एस कॉस बीटा एंड कॉस बीटा इज गिवन बाई m। इसी तरह से z प्लस एंड डेल एस। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को और जितनी भी कंसिडरेशन मैंने की हैं वो सारी मैं लिख रहा हूँ। यूनिट वेक्टर a इज़ गिवन बाई L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप। ठीक है,
पी क्यू के अंदर जो चेंज हमने लिया है दैट इज़ आर पी क्यू इज़ गिवन बाई डेल एस. पॉइंट पी इज़ पी एक्स वाई जेड and point Q is x plus del S cos alpha, that is x plus L del S, y plus m del S, that is del S cos beta. ठीक है, इस तरह से हमने del S टोटल चेंज लिया, उसका x कंपोनेंट, उसका y कंपोनेंट और उसका z कंपोनेंट, that is z plus and del S. Now the definition of directional derivative, वो हमारे पास क्या थी कि डी फाई बाई डी एस इज़ गिवन बाई लिमिट क्यू इज़ टेंडिंग टू पी, फाई एट पॉइंट क्यू, फाइनल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू माइनस इनिशियल, दैट इज चेंज इन फंक्शन डिवाइडेड बाई चेंज इन दी पैरामीटर, दैट इज पी क्यू. ठीक है, तो लिमिट क्यू इज़ टेंडिंग टू पी, पी क्यू इज़ डेल एस, और ऊपर अगर फाई क्यू माइनस फाई पी लिखें तो फाई की वैल्यू एट पॉइंट क्यू, क्या पॉइंट है, एक्स प्लस एल डेल एस, वाई प्लस एम डेल एस एंड जेड प्लस एन डेल एस, माइनस फाई ऑफ पी, पी पॉइंट क्या है, एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, इसमें अगर मैं एक रिज़ल्ट यूज़ कर रहा हूँ उसको पहले स्टेट कर देता हूँ. आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, दैट इज़ द टेलर्स थ्योरम फॉर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल. टेलर्स थ्योरम क्या थी आपके पास कि एफ एक्स प्लस एच को हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं एज एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, और इसी तरह से आप प्लस एच रेज टू पावर एन बाई एन फैक्टोरियल एफ एन एक्स. आप रिकॉल करना इसको एक बार अपने कैलकुलस के बुक से. ठीक है, उसी तरह से हमारे पास टेलर्स एक्सपेंशन अवेलेबल है फॉर द फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स. ठीक है, तो यहाँ अगर इसको हम सिर्फ डेल एस का फंक्शन लेके चलें, एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के एंड सम जेड प्लस टी. ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा कि एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के, एक बार दो वेरिएबल के लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई. ये भी आपके एडवांस कैलकुलस में आएगा जब आप मल्टीपल वेरिएबल्स के फंक्शन पढ़ेंगे. यहाँ सिर्फ हम इसको स्टेट कर रहे हैं, दैट इज़ एफ एक्स वाई प्लस एच करली एफ बाई करली एक्स प्लस के करली एफ बाई करली वाई. देखिए इसको रिलेट कीजिए आप. यहाँ हमारे पास क्या था, ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल्स का फंक्शन है तो एफ एक्स वाई. यहाँ कंप्लीट डेरिवेटिव था क्योंकि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. यहाँ हमारे पास क्या आ जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव. एच चेंज इन एक्स, यहाँ एच क्या था, चेंज इन एक्स इंटू एफ डैश एक्स की जगह अब हमारे पास कर ली एफ बाई कर ली एक्स. इसी तरह से वाई के अंदर चेंज कर ली एफ बाई कर ली वाई प्लस सम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम यूज़ कर रहे हैं. एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई. ठीक है, यहाँ अप्लाई कर दीजिए. लिमिट डी फाई बाई डी एस विल बी इक्वल टू लिमिट क्यू इज़ टेंडिंग टू पी. वेन एवर क्यू इज़ टेंडिंग टू पी दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल एस टेंड्स टू ज़ीरो. जब क्यू पी के नज़दीक आ जाएगा तो पी क्यू हमारे पास क्या था, डेल एस, तो आर्क पी क्यू किस में चेंज हो जाएगी, विल टेंड टू ज़ीरो. अब फाई की वैल्यू क्यू के ऊपर, दैट इज़ फाई एक्स प्लस एच वाई प्लस के सम जेड प्लस टी. ये रिजल्ट आप अप्लाई कर दीजिए, विल बी फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ये तो ओरिजिनल पॉइंट, प्लस एल डेल एस बाई, देखिए ये चेंज एच करली फाई बाई करली एक्स. इसी तरह से एम डेल एस करली फाई बाई करली वाई प्लस एन डेल एस करली फाई बाई करली जेड प्लस, अब सेकेंड ऑर्डर टर्म जब आप लिखेंगे तो एच स्क्वेयर, एच स्क्वेयर का मतलब डेल एस स्क्वेयर, एल डेल एस स्क्वेयर एम डेल एस स्क्वेयर प्लस एन डेल एस स्क्वेयर. तो इनको हम लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ डेल एस स्क्वेयर, दैट कंप्राइजेज ऑफ टर्म्स ऑफ डेल एस ऑफ ऑर्डर 2 और मोर.
जो क्या रखते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा डिग्री की टर्म्स रखती हैं ऑफ डेल एस, और माइनस क्या था, फाई एक्स वाई जेड, माइनस फाई एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई डेल एस। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फाई एक्स वाई जेड माइनस फाई एक्स वाई जेड 0, डेल एस से मैंने हर टर्म को डिवाइड कर दिया, तो ये डेल एस आपका कैंसिल आउट, ये डेल एस आपका कैंसिल आउट, ये डेल एस आपका कैंसिल आउट। यहाँ क्या थी, डेल एस स्क्वेयर और उससे ज़्यादा ऑर्डर की टर्म्स, तो स्क्वेयर में से जब हम क्या कर देंगे, एक डेल एस से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या बच जाएंगी, डेल एस और उससे हायर ऑर्डर की डेल एस की टर्म्स। ठीक है, जब लिमिट अप्लाई की, लिमिट इज लिमिट डेल एस टेंड्स टू 0, जब डेल एस टेंड्स टू 0 तो जहाँ भी आपका डेल एस अपीयर हो रहा है वो सारा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, दैट इज एल करली फाई बाई करली एक्स, एम करली फाई बाई करली वाई प्लस एन करली फाई बाई करली जेड। सो दिस इज गिवन बाई डी फाई बाई डी एक्स, सॉरी डी एस इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, एल करली फाई बाई करली एक्स प्लस एम करली फाई बाई करली वाई प्लस एन करली फाई बाई करली जेड, and that can be written as product of two vectors curly phi by curly x I cap, curly phi by curly y j cap, curly phi by curly z k cap, dot product with l I cap m j cap plus n k cap। ये जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे यही टर्म आ जाएगी, करली फाई बाई करली एक्स इंटू एल प्लस करली फाई बाई करली वाई इंटू एम प्लस करली फाई बाई करली जेड इंटू एन। दिस इज डेल फाई एंड ये हमारे पास क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब भी निकालना है अब किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उसका हम ग्रेडियंट निकाल देंगे और उसको क्या कर देंगे, स्केलरली मल्टीप्लाई कर देंगे उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से। ठीक है, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द यूजेस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन। ठीक है, दैट हेल्प्स अस डिटरमाइन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एक बार फिर से देख लीजिए। डी फाई बाई डी एस को हमें प्रूव करना है, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द चेंज डेल एस इज गिवन बाई डेल फाई डॉट ए, ये हमें प्रूव करना है। हमने पी से ए की डायरेक्शन में चेंज कंसिडर किया बाई ए नेबरिंग पॉइंट क्यू सच दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू एंड ए वन साइड एंड से इज गिवन बाई एल एम एन। ठीक है, सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, इज गिवन बाई एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, पी क्यू इज गिवन बाई डेल एस। ठीक है, पी से क्यू का जो आर्क चेंज है जैसे जैसे हम बढ़े क्यू की तरफ तो वो हमने ले लिया डेल एस। ठीक है, अब डेल एस का कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में डेल एस कॉस एल्फा, डेल एस का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इज डेल एस कॉस बीटा, और इसी तरह से जेड की डायरेक्शन में उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, डेल एस कॉस गामा। एंड सिंस कॉस एल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर दी डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एल एम एंड एन। तो Q के ऊपर एक्स वाई जेड की जो ट्रांसफॉर्म वैल्यू हो गई वो क्या होगी, x प्लस चेंज कितना हुआ, P से Q की डायरेक्शन में गए तो x में कितना चेंज हुआ, दैट इज L डेल एस, y में कितना चेंज हुआ, दैट इज M कॉस डेल एस कॉस बीटा, दैट इज M डेल एस, इसी तरह से डेल एस कॉस गामा, दैट इज N डेल एस। ठीक है, यहाँ तक की कंसिडरेशन हमने की। अब हमने डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ट्रांसफॉर्म वैल्यू एट Q माइनस ओरिजिनल वैल्यू एट P divided by change PQ। ठीक है, change PQ is given by del S and this phi x plus h y plus k and z plus t minus phi x y z, इसको हमने क्या कर दिया, टेलर्स एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, टेलर्स एक्सपेंशन से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए, तो ये क्या आ गया, एफ एक्स वाई जेड दैट इज फाई एक्स वाई जेड प्लस चेंज इन एक्स इंटू करली फाई बाई करली एक्स प्लस चेंज इन वाई इंटू करली फाई बाई करली वाई प्लस एन इंटू चेंज इन z इंटू करली फाई बाई करली z प्लस इसी तरह से h स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू करली स्क्वेयर एफ फाई बाई करली एक्स स्क्वेयर, यानी 2 और 2 से ज़्यादा ऑर्डर की टर्म्स आपके पास आ जाएंगे, उनको हमने कंबाइन करके लिख दिया ऑर्डर ऑफ डेल एस स्क्वेयर। इनको थ्रू आउट हमने डेल एस से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हमारे पास डेल एस और उससे हायर ऑर्डर की टर्म्स बच गई। जब भी लिमिट अप्लाई की तो जहाँ भी डेल एस है वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। तो अब उस पार्ट को देखो जो हमने एक्सपेंशन में अब नहीं दिखाया है, उस सब में क्या था, डेल एस या उससे ज़्यादा ऑर्डर की टर्म्स हैं, तो वो सारी ज़ीरो हो जाएंगी और ये हमारे पास आ जाएगा एज एल करली फाई बाई करली एक्स, एम करली फाई बाई करली वाई एंड एन करली फाई बाई करली जेड।
उसको रीअरेंज करके हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, दैट इज गिवन बाय del phi डॉट ए. दैट इज द directional derivative in the direction of this vector A. Some more applications of this del phi are एक आर्टिकल हमें गिवन है, कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई बाई डी एस, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव. हमने कहा कि Q को हम किसी भी डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं ऑन द सरफेस. So this rate change of P with respect to Q, along Q will be maximum in the direction of normal to the surface, that is in the direction of del phi. ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास किसकी डायरेक्शन में होगी, del phi की डायरेक्शन में होगी. ठीक है, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू किसकी डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ del phi, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ del phi. तो ये भी कुछ एप्लीकेशंस हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन की, कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, del phi की डायरेक्शन में, दैट इज़ नॉर्मल टू दी सरफेस की डायरेक्शन में, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ del phi. ठीक है, इसके प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, ये याद रखनी है दोनों चीज़ें, कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, कोई पूछे किस वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो वो हमारे पास किस वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, del phi की डायरेक्शन में होगी. और अगर कोई कहे मैक्सिमम वैल्यू निकालिए आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ del phi. ठीक है, सम मोर एप्लीकेशंस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन. बहुत आसान सा काम है, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि del phi क्या है, हमारा नॉर्मल टू दी सरफेस. ठीक है, किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर से पी एक्स वाई जेड, टेंजेंट प्लेन की डेफिनेशन क्या है, दैट इज़ लॉकस ऑफ ऑल टेंजेंट लाइंस थ्रू दैट पॉइंट ऑन दी सरफेस. ठीक है, जितनी भी टेंजेंट लाइंस हमारे पास हैं इस तरह से, उन सब के लॉकस को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन. del phi हमारे पास क्या था, del phi इज़ नॉर्मल टू दी सरफेस. ठीक है, तो लेट आर बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P. ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, यानी ये सारे पॉइंट प्लेन के ऊपर किस तरह से वेरी कर रहे हैं. तो हमने कोई एक करंट पॉइंट ले लिया, दैट इज़ कैपिटल R. करंट पॉइंट का मतलब क्या है, वो सारे पॉइंट्स ऑफ दी सरफेस या प्लेन को रिप्रेजेंट करता है. टेंजेंट प्लेन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, टेंजेंट प्लेन के ऊपर कोई भी एक और आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने ले लिया गिवन बाई कैपिटल R. वो आप कहीं भी ले लें, जब आप वेक्टर फॉर्म करेंगे r माइनस आर, बीइंग अ स्ट्रेट लाइन, वो किसके अंदर लाई करेगा, इसी टेंजेंट प्लेन के ऊपर लाई करेगा. और क्योंकि del phi हमारे पास क्या है, नॉर्मल टू दी सरफेस, वो ऐसे हर वेक्टर के क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा. ठीक है, तो इसी सिचुएशन से हमने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन डिराइव की, कि किसी भी पॉइंट स्मॉल r ऑफ द सरफेस के ऊपर, आप इसको इस तरह से सोचिए कि ये सरफेस गिवन है और ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन है, तो ये जो पॉइंट है स्मॉल r, ये हमारे सरफेस का भी एक पॉइंट है और हमारे टेंजेंट प्लेन का भी एक पॉइंट है. ठीक है, इसको आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं. तो दिस r पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन निकालनी है. तो हमने प्लेन का कोई भी, टेंजेंट प्लेन का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, दैट इज़ कैपिटल R. एक वेक्टर हमने फॉर्म किया, दैट इज़ r माइनस आर. अब जैसे जैसे आप r की पोजीशन चेंज करते जाएंगे, वो डिफरेंट वेक्टर्स इन दी टेंजेंट प्लेन को रिप्रेजेंट करता जाएगा. लेकिन वो सारे ही वेक्टर किस में लाई करेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट प्लेन के एक पॉइंट हैं, और प्लेन के ऊपर यानी इस पेपर के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन भी कहाँ लाई करेगी, इसी पेपर के अंदर लाई करेगी. ठीक है, तो कोई भी दो पॉइंट्स स्मॉल r और कैपिटल R, r तो फिक्स पॉइंट है, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट कैपिटल R के लिए, दिस r माइनस आर वेक्टर लाइज इन दी टेंजेंट प्लेन. और टेंजेंट प्लेन में है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. और del phi क्या है, नॉर्मल टू दी सरफेस. देन टेंजेंट और नॉर्मल के बीच क्या रिलेशन रहेगा, कि वो दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन.
इसी सिचुएशन से हमने क्या निकाल ली, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन निकाल ली। ठीक है, तो जिस तरह से r अगर स्मॉल एक्स वाई जेड था और कैपिटल एक्स वाई जेड अगर हम ले लें किसको, कैपिटल R को, तो इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। r माइनस आर का मतलब कैपिटल एक्स आई कैप, कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप, माइनस स्मॉल r इज स्मॉल एक्स आई कैप, स्मॉल वाई जे कैप, स्मॉल जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद डेल फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप। देखिए ये सरफेस फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी हमें गिवन होगा, और जिस पॉइंट के ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन निकालनी, यानी ये स्मॉल r भी हमें गिवन होगा, यानी ये स्मॉल एक्स वाई जेड भी नॉन और ये फाई भी नॉन। तो अननोन क्या है, सिर्फ हमारे पास कैपिटल एक्स वाई जेड। तो हम कैपिटल एक्स वाई जेड की टर्म्स में इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन निकालेंगे। सो दिस इज एक्स माइनस एक्स आई कैप, वाई माइनस वाई जे कैप एंड जेड माइनस जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, करली फाई बाई करली वाई जे कैप एंड करली फाई बाई करली जेड के कैप। ठीक है, कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट आपने कर दिया, एक्स माइनस एक्स करली फाई बाई करली एक्स प्लस वाई माइनस वाई करली फाई बाई करली वाई प्लस जेड माइनस जेड करली फाई बाई करली जेड इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन है, जहाँ ये स्मॉल एक्स वाई जेड ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है। फाई एक्स फाई वाई एंड फाई जेड आर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द सरफेस जिसके ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन निकालनी थी। फाई और स्मॉल एक्स वाई जेड हमें गिवन होगा, हम कैपिटल एक्स वाई जेड की टर्म्स में इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन को एक्सप्रेस करेंगे। So equation of the tangent plane will be x minus x curly phi by curly x, y minus y curly phi by curly y, z minus z curly phi by curly z is equal to 0। इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे। पहले एक लास्ट एप्लीकेशन है, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। वही सेम काम हम कर रहे हैं कि कोई भी सरफेस हमें गिवन है, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, उसके किसी पॉइंट के ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन निकालनी है। से उसी तरह से P गिवन बाय पोजीशन वेक्टर R एक पॉइंट है जिसके ऊपर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन निकालनी है। ठीक है, हमें यह भी पता है कि डेल फाई भी क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है, यानी अगर इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हम लें वेक्टर R, कोई भी पॉइंट गिवन बाय द पोजीशन वेक्टर कैपिटल R, कैपिटल R क्या कर रहा है, इस लाइन के, इस नॉर्मल लाइन के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट आप कहीं भी लाइन के ऊपर ले लें तो हम जो वेक्टर फॉर्म करेंगे R माइनस R, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल लाइन सबको क्लियर है कि टेंजेंट प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल होगा उस पॉइंट के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट स्मॉल r के ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन चाहिए। हमने कोई भी एक करंट पॉइंट ले लिया दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, एक वेक्टर फॉर्म किया r माइनस r, तो r माइनस r वेक्टर कहाँ लाई करेगा, उसी नॉर्मल लाइन के ऊपर लाई करेगा। और हमें पता है कि डेल फाई भी क्या है, नॉर्मल टू दी सरफेस है, यानी ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर या कोइंसिडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, सो दो वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर हम कब कहते हैं, जब एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल हम लिख सकें, दैट इज़ r माइनस r इज इक्वल टू सम लैम्डा डेल फाई। ठीक है, इसको भी उसी तरह से हम कैपिटल एक्स वाई जेड और स्मॉल एक्स वाई जेड यानी कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो आपके पास वेक्टर फॉर्म थी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस स्मॉल एक्स आई कैप माइनस स्मॉल वाई जे कैप माइनस स्मॉल जेड के कैप will be equal to lambda into del phi is curly phi by curly x I cap curly phi by curly z k cap plus curly phi by curly y j cap plus curly phi by curly z k cap। ठीक है, यहाँ से अगर i कंपोनेंट की बात करें तो वो क्या आएगा, x माइनस एक्स, हमें उसको कंपेयर करना है किसके साथ, राइट हैंड साइड के ऊपर ith कंपोनेंट के साथ, दैट इज़ लैम्डा करली फाई बाई करली एक्स। इसी तरह से यहाँ से जे कैप के मल्टीपल क्या है, y माइनस वाई, और यहाँ से जे कैप का मल्टीपल क्या आया, लैम्डा इंटू करली फाई बाई करली वाई।
और z माइनस जेड दैट इज़ लैम्डा करली फाई बाई करली जेड। और इसको रीअरेंज करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x माइनस एक्स बाई करली फाई बाई करली एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। इसी तरह से यहाँ से जब आप निकालेंगे तो y माइनस वाई बाई करली फाई बाई करली y इज़ आल्सो लैम्डा एंड z माइनस जेड बाई करली फाई बाई करली z इज़ इक्वल टू लैम्डा। तो ये आपके पास 3 डायमेंशन में जो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ द लाइन होती थी उसी फॉर्म में आ गई, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई एंड z माइनस जेड, where xyz, small xyz is the passing point and curly phi by curly x, curly phi by curly y and curly phi by curly z are the direction ratios of the given line। ठीक है, जो सरफेस हमें गिवन था फाई उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स तो नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करेंगे और पासिंग पॉइंट।